हथियार से हमला किया गया है और हथियार से हमला करने के बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया है। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। इसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक कठुआ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कठुआ में स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया है। विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। यहां पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि कठुआ से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर काली बड़ी में हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हालांकि स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी तो है ही, लेकिन इसके बाद भी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और स्थिति क्या है सड़कों पर इस वक्त कठुआ में, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दी है और आप देख सकते हैं इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और इन्हीं स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में गुस्सा है और आक्रोश है। दरअसल यहां पर बीते दिन एक युवक का तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था और इसके बाद यहां पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। तनावपूर्ण स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। हालात नाजुक बने हुए हैं और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। तो कठुआ से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोग यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी तो है ही, लेकिन एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उस पर हमला किया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो कठुआ के काली बड़ी में युवक पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इलाके की। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कठुआ के काली बड़ी इलाके से, जहां पर काली बड़ी इलाके में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है। स्थिति को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है। लोग यहाँ पर इस हमला का विरोध कर रहे हैं और लगातार आवाज उठाई जा रही है। प्रशासन की फिलहाल मुस्तैदी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी आवाज उठ रही है, क्योंकि इलाके में युवक के ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उधमपुर की। उधमपुर के कट्टी गांव में आग लगी है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उधमपुर से, जहां पर उधमपुर के कट्टी गांव में आग लगी है और आग से 2 रिहायशी घर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। मामले में जांच की जा रही है। दरअसल कट्टी गांव में रात 9:30 बजे ये भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को मौके की जानकारी मिली। मौके पर तुरंत पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीर हम आप तक उधमपुर के कट्टी गांव से पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीती रात लगभग 9:30 बजे की ये तस्वीर है, जब अचानक से घर में आग लग गई। दरअसल ये 2 घर में आग लगी है। पहले एक घर में आग लगी, उसकी चपेट में दूसरा घर भी आ गया और 2 रिहायशी घर इस दौरान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आग लगने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। कट्टी गांव में रात 9:30 बजे ये भीषण आग लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या है आपके पास और उस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, ये कल रात को 9:30 के बाद की बात है। ये पहाड़ी इलाका है, उधमपुर से लगभग 50 किलोमीटर से दूर एक गांव है। वहां पे ये आग लगती है और आग भी इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते दोनों घर जो है वो जलकर राख हो गए।
और वहां पे मौके पे पुलिस और लोकल लोगों ने कोशिश की बुझाने की, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन काफी इन फैमिलीज का नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी मामले पुलिस ने केस दर्ज किया और आगे की जो छानबीन है वो जारी है, किस वजह से लगी है। लेकिन काफी बड़ा नुकसान जो है लॉस इन फैमिलीज का हुआ है। जी बिल्कुल, परिवार का क्या कहना है और वजह क्या बताई जा रही है घटना की? देखिए, अभी तो यही कहा जा रहा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और मौसम भी वहाँ पे अभी तो बारिशों का है, लेकिन ये अचानक ये आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है या कोई दूसरी और कोई वजह हो सकती है। लेकिन अभी इस मामले में पुलिस मामले में दर्ज कर रही है और उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन फैमिली का ये कहना है कि अचानक ये आग लगी है और इस तरह की आग थी कि देखते ही देखते पूरे दोनों घर जो है वो जल के राख हो गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखते ही देखते दोनों घर जलकर बिल्कुल राख हो गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरेंद्र। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और अचानक से रात 9:30 बजे के बाद की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर 2 रिहायशी घर में अचानक से आग लग गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो, लेकिन अभी तक मामले का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। उधमपुर के कट्टी गाँव में ये आग लगी है जिसने 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। और अब बड़ी खबर गांदरबल से सामने आ रही है। जी हां, यहां पर एक फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट बताया जा रहा है, जो खुद को एक बड़ा अधिकारी बता रहा था और कई लोगों से ठगी को अंजाम दे चुका था। आरोपी ने लोगों से पैसे के बदले नौकरी का वादा किया था और पैसे ठगे थे। उसने नौकरी के नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे। तो गांदरबल में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर एक फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट बताया जा रहा है, जो खुद को एक बड़ा अधिकारी बताता था और लोगों से ठगी को अंजाम दे चुका था। ये लोगों से दरअसल पैसे लेता था, नौकरी देने के नाम पर पैसे लेता था और वादा करता था कि उसे नौकरी मुहैया कराएगा। कई सारे ऐसे मामले आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन के पास पूरे मामले की शिकायत गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि ये जो आरोपी है वो लोगों से पैसे ठगता था और पैसे लेने के बाद नौकरी के नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। लोगों को नियुक्ति पत्र, फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंपता था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसकी गिरफ्तारी के दौरान कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए हैं। उन दस्तावेजों में नियुक्ति पत्र भी शामिल है, पहचान पत्र भी इसके जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं, तमाम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक गांदरबल से पहुंचा रहे हैं, जहां पर गांदरबल में एक फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है और आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सियासत में अब एक नया विवाद सामने आया है। जी हां, पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पर्रा ने आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर सवाल उठाए थे। और इस पूरे मामले को समझते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट देखिए। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसी दौरान पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि विधानसभा सचिवालय ने पीएसए लगाने की मंजूरी दी थी। पर्रा की इस टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने इस पोस्ट को गंभीर माना और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पर्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और साफ कहा कि उन्हें बताना होगा कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन या अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मतलब ये था, देखिए, एक एमएलए जो होता है वो आवाम का रहनुमा होता है, उसको आवाम की राहबरी करनी होती है। अगर एमएलए खुद झूठ बोले तो फिर खुदा ही हाफिज है। इसलिए बहैसियत स्पीकर मुझ पर फर्ज आयज होता है कि ऐसे एमएलए का मैं सही रास्ता दिखाऊं, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूं। देखिए, उसने कहा है कि ये जो पीएसए लगा हुआ है इसमें असेंबली की अप्रूवल थी,
असेंबली मीन्स स्पीकर की अप्रूवल थी। असेंबली को तो मैं ही हेड कर रहा हूँ, हमने अप्रूव इसको किया है। स्पीकर को या असेंबली को पीएसए अप्रूव करने या डिसअप्रूव करने का कोई इख्तियार नहीं है। कानून के तहत कोई इख्तियार हमें नहीं है। हमारा कोई रोल नहीं इसमें पीएसए लगाने में, पीएसए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर असेंबली को कोई रोल नहीं है। एक मेंबर ने जो पीडीपी से ताल्लुक रखता है, वहीद परस साहब, जानबूझकर उसने कहा कि असेंबली ने इस फैसले को एंडोर्स किया। एंडोर्स किया मतलब वो इसको सपोर्ट किया। हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने सिंपली मेंबरों को इन्फॉर्म किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि चूंकि डेलिबरेटली उसने गलत बयानी की है मेंबर ने, तो लिहाजा कवायद के तहत कवायद के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई किसी भी सूरत में होगी, क्योंकि मुझे दूसरे मेंबरों को भी सबक देना है कि उनको कभी झूठ नहीं बोलना है, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। स्पीकर ने निर्देश दिया है कि वहीद पर्रा 7 दिन के अंदर विधानसभा सचिवालय के सामने पेश हों। इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वहीद उर रहमान पर्रा ने कहा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला है और वो जल्द ही स्पीकर के सामने पेश होकर अपनी बात रखेंगे। पर्रा ने ये भी कहा कि वो 2 दिन के अंदर इस नोटिस का लिखित जवाब देंगे। पूर्व मंत्री मोहम्मद हकीम यासीन ने कहा कि अब्दुल रहीम राथर वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास कई अनुभव हैं, लेकिन वहीद पर्रा भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने ये अपील की कि दोनों नेताओं को ये मसला आपसी समझ से सुलझाना चाहिए, बजाय इसे बेवजह तूल देने के, क्योंकि हमारे सामने और भी अहम मसले मौजूद हैं। पर्रा साहब ने किस एंगल से मामला उठाया, क्योंकि वो भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर पीएससी का इतलाक हुआ। शायद किस तरीके से उन्होंने इस मामले को किया, तो राथर साहब ने किस एंगल से लिया, मेरी दोनों से गुजारिश है, राथर साहब से बहुत तजुर्बाकार है, सियाने है, कि ऐसे चीज़ों को एक बहुत ओहदे पर जो रहे हैं इस वक्त भी इग्नोर करने की ज़रूरत है। या शो कॉज नोटिस को उसका जवाब देंगे, किसी को तो फांसी मिलेगी नहीं। अगर राहत मिलेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को इस कानून को हटाने से, लिहाजा कल ये मुत्तहिद होकर इस कानून पर बहस तमीज़ करके हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को इस कानी कवालिन से निजात ली। पीएसए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स का, जिसके अंदर सरकार अपना मिसयूज करती है पावर। आप एक भी ऐसा कोई मौका दिखाते जिसके अंदर पीडीपी ने, जहां पर पीडीपी ने बात ना की हो पीएसए के बारे में। हालांकि स्पीकर को इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए था और होम मिनिस्टर को लिखना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी एलजी को कि आपने अगर किसी एमएलए को डिटेन किया है जो उसका कस्टोडियन है, उसका हमारा एमएलए का कस्टोडियन स्पीकर है, तो आपको इन्फॉर्मेशन से आंसर करनी चाहिए थी या बात करनी चाहिए थी। क्या आप मेरे को एक भी ऐसा कम्युनिकेशन स्पीकर की तरफ से दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने कंडेम किया हो पीएसए का इस्तेमाल? कहीं उन्होंने ये कहा हो कि पीएसए को रिव्यू किया जाए, इसके कहीं पे भी नहीं किया। और उन चीजों से छुपने के लिए, जस्ट टू डिविएट अटेंशन, ही हैज इशूड दिस शो कॉज नोटिस। पर्रा का कहना है कि उनका पोस्ट हकीकत बताने के लिए था, लेकिन विधानसभा सचिवालय का मानना है कि ऐसे बयान संस्थान की गरिमा पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। इसी वजह से अब ये मामला सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि वहीद उर रहमान पर्रा स्पीकर को क्या जवाब देंगे और विधानसभा इस विवाद को किस तरह हल करेगी। महराज मलिक की गिरफ्तारी से शुरू हुआ मुद्दा अब पीडीपी विधायक के शो कॉज नोटिस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सोनम वांगचुक के अनशन पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वांगचुक को लिखा पत्र और आमरण अनशन खत्म करने की मांग की है। दरअसल कमर अली अखोने का वांगचुक को लेटर और इस दौरान अनशन को खत्म करने की मांग की गई है खत के जरिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका अनशन देश भर में इस वक्त सुर्खियां बिटोर रहा है। और इसी दौरान ये खबर सामने आ रही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वांगचुक को पत्र लिखा है और इस दौरान पत्र लिखते हुए आमरण अनशन खत्म करने की मांग की गई है। कमर अली अखोने ने वांगचुक को ये लेटर लिखा है, पत्र लिखा है और अनशन खत्म करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सोनम वांगचुक को पत्र लिखकर यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अनशन खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
तो सोनम वांगचुक के अनशन पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वांगचुक को पत्र लिखा और आमरण अनशन खत्म करने की मांग की है। दरअसल कमर अली अखोने ने वांगचुक को ये लेटर लिखा है, पत्र लिखा है और अनशन खत्म करने की मांग की जा रही है। तो दिल्ली में सोनम वांगचुक ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और अब तो देश भर में इनका ये अनशन सुर्खियां बिटोर रहा है। उनके समर्थन में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। सरकार से उनकी मांगों को मानने की अपील की जा रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कमर अली अखोने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक को ये पत्र लिखा है और अनशन खत्म करने की मांग की है। ये पहली बार नहीं है जो वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया और अभी फिलहाल वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं और सोनम वांगचुक अपनी मांगों को मानने की सरकार से अपील कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है और उनके प्रदर्शन के समर्थन में अब राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी, कई नेता भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमर अली ने वांगचुक को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है और लेटर लिखते हुए अनशन को खत्म करने की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुमताज हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मुमताज, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, अभी तक ये जानकारी मिली है कि कमर अली अखोने जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और यहाँ के केडीए के एक मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये कल एक प्रेस रिलीज में कहा है कि उन्होंने कि इस अनशन को खत्म करने के लिए भी कहा है कि क्योंकि ये इससे अनशन को आगे बढ़ाने में सोनम वांगचुक की जान को भी खतरा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोनम वांगचुक से ये मांग की जा रही है कि वो अपना अनशन खत्म कर दे, लेकिन सोनम वांगचुक यहाँ पर अपनी मांगों को सरकार से मानने की अपील कर रही है और इस दौरान ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक के साथ बहुत सारे यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता उनके समर्थन में जुटे हुए हैं। लगातार ये प्रदर्शन, लगातार ये अनशन जारी है। लेह में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब देश भर में सुर्खियों में है। उनके समर्थन में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता ने अपनी एकजुटता दिखाई है और सरकार से उनकी मांगों को मानने की अपील की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। लेह में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन लद्दाख की मांगों को लेकर सुर्खियों में है। देश भर से अब उनकी आवाज का समर्थन मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के बैनर तले 8 राज्यों के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अनशन स्थल पर पहुंचे और वांगचुक के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। तो ये जो कॉलोनियल ट्रीटमेंट लद्दाख के लोगों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ पूरा लद्दाख संघर्ष कर रहा है पिछले 4 साल से, और जब से एपेक्स बॉडी केडीए बनी, बल्कि पिछले 6 साल से ये अजाब झेल रहा है। पिछले 6 साल से एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी आज तक किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। ये शर्म की बात है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और इस सरकार के लिए भी कि एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में वो नाकाम हुए। सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 35 दिन का अनशन शुरू किया है। ये आंदोलन लद्दाख की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए है, खासकर 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के समाप्त होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लद्दाखियों की मांगे जायज हैं। सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके इस बयान ने वांगचुक के शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन को और मजबूती दी। जो यहाँ पे स्थिति है लद्दाख में, जो बार बार सोनम वांगचुक जी को अनशन करना पड़ रहा है और बातचीत होती है और बातचीत में जो चीज़ें तय होती हैं
उनको लागू नहीं किया जाता है। जैसे पिछली बार ही जो बातचीत हुई जिसमें सजाद भाई भी मौजूद थे और कुछ जॉब्स में रिजर्वेशन की बात हुई, उसको लागू नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं और बहुत सारे यहाँ फैसले ऐसे हो रहे हैं। 2019 में जो 370 को हल्का किया गया और 35A को हटाया गया, तो उसका ये कारण समझ में आता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है। लद्दाख की मांगों में छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य का दर्जा शामिल है, ताकि स्थानीय लोग अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण रख सकें। कार्यकर्ताओं का ये दौरा न सिर्फ वांगचुक के हौसले को बढ़ाने वाला है, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव डालने की रणनीति भी है। सोनम वांगचुक का अनशन और देश भर से मिल रहा समर्थन लद्दाख के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर ले गया है। ये आंदोलन न सिर्फ लद्दाख की पहचान की लड़ाई है, बल्कि एकजुटता और लोकतांत्रिक आवाज का प्रतीक भी बन गई है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए लेह से मोरूप स्टेंजिन की रिपोर्ट।